दोस्तों, क्या आपको पता है हमारा अपना इंडिया एक क्राइसिस फेस कर रहा है और ये क्राइसिस है ट्री फ्री इंडिया। हैरानी की बात है ये क्राइसिस अपने आप नहीं आया। हम अपने हाथों से अपना भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। पूरे देश में धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ के जंगल हो या जयपुर या मुंबई के अर्बन फॉरेस्ट। हमें सांस नहीं आ रही। हवा इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, आए दिन पहाड़ों में पूरे पूरे गांव बह जा रहे हैं, जमीन बंजर होती जा रही है, बाढ़ आ रहे हैं और हम इसे नेचुरल डिजास्टर बोल रहे हैं। आखिर हमारे पेड़ कौन और क्यों काट रहा है और इसका नतीजा क्या होगा, मैं आपको ऐसे कई उदाहरण बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि ये आपके और हमारे भविष्य का सवाल है। तो सबसे पहले चलते हैं छत्तीसगढ़। ये स्टेट अपने फॉरेस्ट कवर के लिए जाना जाता है। इसके जंगल पूरे इंडिया में सबसे घने हैं और इसका लगभग 44% एरिया तकरीबन 55,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर में आता है। अब छत्तीसगढ़ में ही है हसदेव अरंत, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस डेंस फॉरेस्ट है। ये 1770 हेक्टेयर में फैला बायोडाइवर्स फॉरेस्ट है और ये छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन में पड़ता है। ये फॉरेस्ट अपने डेंस जंगल कवर, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और इकोलॉजिकल वैल्यू के लिए जाना जाता है। 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे नो गो एरिया डिक्लेयर किया था ताकि यहाँ कोल माइनिंग ना हो सके। ये डेजिग्नेशन इसलिए दिया गया था ताकि इस इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट को लार्ज स्केल माइनिंग से बचाया जा सके, लेकिन बाद में ये डेजिग्नेशन रिवर्स कर दिया गया और कोल ब्लॉक एलोकेशंस और क्लियरेंस दे दिए गए और इन कोल ब्लॉक्स को ऑक्शन किया गया। अब ये ऑक्शन जीता राजस्थान की स्टेट ओल्ड पावर कंपनी ने। अब यहाँ होती है अडानी की एंट्री। ध्यान से देखिए, अडानी ने राजस्थान वाली कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया और ऑपरेशंस अपने हाथों में ले लिए और सैटेलाइट से अगर आप देखेंगे तो डर जाएंगे क्योंकि उसके बाद किस स्तर पर पेड़ काटे गए हैं। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से 1 लाख से थोड़े कम काटे गए हैं और वहाँ के लोगों की माने तो करीबन लाखों पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन इस बर्बादी से भी इनका मन नहीं भरा। 2 बार अडानी को अपना कोल फील्ड एक्सपेंड करने की परमिशन दे दी गई और ये एक्सपेंशन कोई छोटा मोटा नहीं है बल्कि बड़ा होने वाला है। अब जो परमिशन मिली है उससे हाहाकार मचने वाला है क्योंकि इस एक्सपेंशन के लिए सरकार खुद मान रही है 3.68 लाख पेड़ काटे जाएंगे। अब इसके बाद आ जाइए भारत के इस एरिया पर। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाने वाला ये माउंटेन रेंज अरावली कहलाता है और ये दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंज में से एक है। ये हिमालय से भी बहुत पुराना है, यही करीबन 1.5 से 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अब ये भी घने जंगल से भरे हुए हैं और इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है एक बैरियर की तरह काम करना। किसके बीच? हमारे रेगिस्तान थार और उपजाऊ जमीन गंगा प्लेन्स के बीच। इन अरावलीज की वजह से ही हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स की जमीन इतनी उपजाऊ है और अगर ये ना हो तो दिल्ली का पॉल्यूशन अभी जितना है उससे भी कई गुना ज्यादा हो जाएगा। अब भारत यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन का हिस्सा है, जो डेजर्ट्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूल्स बनाती है और इसी के तहत सरकार को डेजर्ट को रोकने के लिए अरावली को बचाना ही पड़ेगा। अब ये ऑर्डर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि पूरे अरावली को मैप किया जाना चाहिए कि क्या कहाँ, और जब तक ये मैपिंग नहीं हो जाती तब तक पूरे अरावली में कहीं भी कोई नई माइनिंग लाइसेंसेस ना दिए जाए, ना ही पुराने लाइसेंस रिन्यू होने चाहिए। और अब अरावली क्या है उसके डेफिनेशन को लेके ऑर्डर आया है जिसमें 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को अरावली कहा गया है, जो सारे स्टेट्स जिनमें अरावली पड़ती है उस पर लागू होगा और साथ ही कहाँ माइनिंग नहीं की जा सकती है उन एरियाज को डिफाइन किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का इम्पोर्टेंट पार्ट है इलीगल माइनिंग। तो क्या सही में अरावली में इलीगल माइनिंग हो रही है? ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये अरावली का इलाका है। जितनी भी पहाड़ी रही होगी उसे खान माफियाओं ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अरावली हमेशा से खतरे में ही थी, पूरे पूरे पहाड़ भूमि माफियाओं ने खत्म कर दिए। इन्होंने 100 मीटर 10 मीटर कुछ नहीं देखा और खासकर ये काम राजस्थान में हुआ है जहाँ
25% से ज्यादा अरावली सिर्फ इलीगल माइनिंग की वजह से ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। यानी अब हो सकता है जल्द दिल्ली एनसीआर में पराली के धुएं के साथ साथ राजस्थान की धूल भी उड़े। और अभी सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है मुंबई में, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने 45,000 मैनग्रोव ट्रीज को काटने की परमिशन दे दी है। मुंबई में वर्सोवा कोस्टल रोड के लिए यह मैनग्रोव काटे जाने वाले हैं। और पता है इनका रिप्लेसमेंट कहाँ लगाया जा रहा है? मुंबई से 900 किलोमीटर दूर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको एक ऐसा उदाहरण देती हूँ जहाँ सरकार के कंट्रोल में आते ही क्या तबाही मचाई गई थी। तो ये है वेस्टर्न घाट, जो करीब 1600 किलोमीटर लंबी रेंज है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अपने रिच बायोडाइवर्सिटी और एक यूनिक इकोसिस्टम की वजह से ये रेंज भी हिमालय से पुरानी है। यही कोई 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये भी हमारे देश में मॉनसून को डायरेक्शन देने का काम करती है। अब 2011 में वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, जो कि महादेव गडगिल के अंदर था, उसने चेतावनी दी कि ये पुराना पहाड़ी रीजन, जो कि दुनिया के सबसे अमीर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से है, अब अपने इकोलॉजिकल लिमिट्स को पार कर रहा है। यानी इसे अगर कोई डैमेज करेगा तो पर्यावरण हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। और ये सब माइनिंग, रोड, डैम्स, टूरिज्म और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। पैनल ने पूरे रीजन को स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन जोनिंग के अंदर लाने की सलाह भी दी, यानी इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया? 2012 में कस्तूरी रंगन हाई लेवल वर्किंग ग्रुप को बनाया गया और इसी साल इस ग्रुप ने इस पूरे एरिया को छोटा कर दिया, यानी एक छोटी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया प्रपोज की, जो कि वेस्टर्न घाट का सिर्फ 37% हिस्सा था। यानी बस ये 37% हिस्सा प्रोटेक्ट करेंगे, बाकी को खोद दिया जाए। और इसके बाद इन पहाड़ों की स्लोप्स पर कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट को धड़ल्ले से काटना, माइनिंग और अनरेगुलेटेड टूरिज्म चलता रहा। और इसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ कर्नाटका के 4 डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण कर्नाटक, उडुपी, कोडागु और उत्तरी कर्नाटक में सैटेलाइट डाटा के हिसाब से 2001 से 2017 तक लगभग 19,670 हेक्टेयर का फॉरेस्ट गायब हो गया। जो कि कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, यही कोई 4,000 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा होता है। जब 2024 में यहाँ भयानक बारिश आई तो वायनाड जैसी जगह बुरी तरह से बह गई। कई लैंड स्लाइड्स आए जिनमें 420 से ज्यादा लोग मारे गए। और कुछ दिनों पहले जब एक बीएएमसी ऑफिशियल से इन मैनग्रोव्स के काटे जाने पर सवाल किया गया था, तो उसने ये कहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुंबई की हवा भी दिल्ली जितनी जहरीली होने वाली है। अब आप बोल सकते हो, क्या पता सरकार अरावली में रिस्पॉन्सिबली काम करे और परमिशन होने के बावजूद उसे डिस्ट्रॉय ना करे। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश बढ़ी, लेकिन लंबे समय से पेड़ काटे जाने की वजह से और पहाड़ों के स्लोप्स पर कंस्ट्रक्शन करने की वजह से बारिश को एक डिजास्टर में बदल दिया गया। अब आ जाओ हमारे देश के बिल्कुल सदर्न पॉइंट, द ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। ये ऐसी जगह है जो मेनलैंड इंडिया से ज्यादा इंडोनेशिया के पास है। अब बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में आता है। अब ये आइलैंड 85 से 90% पूरी तरह से फॉरेस्ट है और यहाँ 2 ट्राइब्स भी रहती है जो दुनिया से बिल्कुल अलग कटी हुई है और बहुत पुरानी और सेंसिटिव भी है। और इस एरिया को भी गवर्नमेंट बदल देना चाहती है। अब यहाँ गवर्नमेंट एक पोर्ट बनाना चाहती है और गेस करो इस काम के लिए कितने पेड़ काटे जाएंगे? 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ से भी ज्यादा। और सरकारी एस्टीमेट इसे 10 लाख बोल रही है। फ्लैश फ्लड और मैसिव लैंड स्लाइड्स देखे गए जिसकी वजह से 400 से ज्यादा लोग मारे गए। अब आते हैं उत्तराखंड। यहाँ भी 6,000 देवदार के पेड़ रोड चौड़ी करने की वजह से काटे जा रहे हैं। गंगोत्री एनएच के चौड़ीकरण के लिए देवदार के करीब 7,000 पेड़ों में से कुछ काटे और कुछ ट्रांसलोकेट किए जाने हैं, जिसकी वजह से वहां अभी प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया है। अब आओ सिगोली, जहां माइनिंग के लिए 6 लाख से ज्यादा पेड़
काटे जा रहे हैं और यही काम कुछ दिनों बाद बिहार के भागलपुर में शुरू होने जा रहा है। पूरा आम का बाग है और लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख, और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। अब आप बोल सकते हो कि ये सब भारत को करना ही पड़ेगा, हम गरीब देश हैं और हमें मिनरल्स और कोल्स चाहिए। चलो आपको ऐसे उदाहरण भी देती हूँ जहाँ आप खुद बताना कि पेड़ काटने की जरूरत थी या नहीं। तेलंगाना के अरमूर में 400 पेड़ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट टांगने के लिए काट दिए गए। आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी के कहने पे सीएम रेसिडेंट बनवाया गया, जिसके लिए पूरे रुकोंडा हिल को डेमोलिश कर दिया गया। यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए रास्ता बनाने के लिए 17,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए, वो भी बिना परमिशन के। नासिक में सरकार कुंभ के एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए 1700 पेड़ काटने को तैयार बैठी है। ऐसे में आपको हजारों एग्जाम्पल दे दूंगी जहां बिना किसी सॉलिड रीजन के पेड़ काट दिए गए। अब सोचने वाली बात यह है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनकी भरपाई कौन करेगा? सरकार बोलती कि हम कहीं और पेड़ लगा के इसे कंपनसेट करेंगे, लेकिन वो पेड़ कौन लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, कितने मर जा रहे हैं और क्या वो इकोलॉजी कभी वापस आ भी पाएगी? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। और इतने साल लग के जो पेड़ उगता है उसकी भरपाई क्या कभी भी की जा सकती है? और विडंबना देखो, इंडिया हाल में क्लाइमेट समिट COP30 में गया था और वहां बोल के आया है कि हम फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे और एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे। और कितनी रक्षा हो रही है वो मैंने आपको पूरे वीडियो में बता दिया है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे हाथों में आ गया इतना बेशकीमती जंगल हम यूं ही बर्बाद ना होने दें। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में सबको बताएं और अपने स्तर पर जो भी कुछ कर सकते हैं वह करें, और अगर कुछ ज्यादा नहीं भी कर सकते तो कम से कम अवेयर तो जरूर करें, क्योंकि ये जंगल हमारे हैं, सरकार या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के नहीं, और पेड़ नहीं तो जीवन नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।